मैं मनीराम मीना, प्रवक्ता भौतिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स से हम सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में वैज्ञानिक ने बताया कि जो नाभिक है वो एक धनावेशित गोले की तरह होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसके बीच में धंसे होते हैं। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये मैंने एक धन आवेशित गोला बनाया है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में फंसे हुए हैं। इसका एक उदाहरण जैसे तरबूज, हमारा एक तरबूज होता है वो बिल्कुल एक धनावेशित गोले की तरह है और उसमें जो बीच में फंसे हुए हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने जो तापान्वित उत्सर्जन इनको तो समझा सकता, लेकिन आगे स्कैटरिंग किस तरह से होती है इनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। फिर कि वास्तव में एक धनावेशित गोला है, इसको पता लगाने के लिए स्कैटरिंग ऑफ रदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड नामक का वैज्ञानिक आया। उन्होंने स्कैटरिंग के द्वारा बताया कि एक धन आवेशित गोला है। स्कैटरिंग ऑफ रदरफोर्ड में क्या किया, उन्होंने एक धनावेशित गोला लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल ई एनर्जी कणों की क्या करती बौछार करती है। ई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2He4 यानी हीलियम आयन, जो कि क्या है धनावेशित। और ऑलरेडी उन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल यानी थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये भी एक धनावेशित गोला है। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल 2He4 की बौछार की तो उन्होंने कुछ सिद्धांत इन्होंने देखा कि क्या क्या हुआ। जब इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकलों की बौछार की तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो इस धनावेशित गोले से दूर जा रहे थे वो तो सीधे निकल गए और जो पार्टिकल नजदीक आ रहे थे उनका थोड़ा सा डेविएशन होने लगा। फिर उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल धनावेशित गोले के पास से जा रहे थे वो थीटा कोण से विचलित हो जाते हैं। ये थीटा कोण जो विचलन है ये धनावेशित नाभिक से कितनी दूर से विचलन हुआ उसको हम बी यानी इंपैक्ट पैरामीटर बी कहा गया। इसकी भी एक कैलकुलेशन है, बी को निकाल सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देखना। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है वो धनावेशित गोले के पास से हुए तो बहुत तेजी से विचलन होने लगा और जो पार्टिकल बिल्कुल एक सीधी रेखा में चले तो वापस लौट के वापस आ गए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई एक ऐसा धनावेशित गोला है या एक ऐसा आवेश है जो पार्टिकल को सीधा नहीं जाने दे रहा, अर्थात वह वापस 180 डिग्री से लौटकर आ गए। अब उन्होंने कहा जैसे कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है कि धनावेशित गोले से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं उसके लिए n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। उन्होंने ग्राफ से बताया कि ये मैं अभी n पार्टिकलों को इधर लो और थीटा कोण को इधर लो। तो उन्होंने ग्राफ पाया कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल हैं कि मैं यदि 10,000 पार्टिकलों को यदि मैं बौछार कर रहा हूं तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री से वापस लौटकर आता है। तब रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया इस अल्फा प्रकरण के प्रयोग के बाद कि एक धन आवेशित गोला है जो एक छोटे से यानी अत्यल्प केंद्र पर स्थित होता है, उसी को नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की परिभाषा यह होगी कि एक छोटा सा धनावेश अत्यल्प केंद्र पर स्थित उसे नाभिक कहते हैं। अब नाभिक के बारे में कि नाभिक होता है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा मेन टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक को ही बताना है। नाभिक को जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कहा कि नाभिक है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि जो नाभिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कोई भी नाभिक एक्स होता है, उसमें जेड प्रोटॉनों की संख्या होती है और एक उसकी क्या होगी द्रव्यमान संख्या। एक्स कोई भी नाभिक जो हमें धनावेशित गोले को बताता है। तो रिप्रेजेंटेशन में अगर नाभिक को हम प्रदर्शित करेंगे तो जेड एक्स ए, जहां जेड प्रोटॉनों की संख्या है और ए उसकी द्रव्यमान संख्या है, अर्थात नाभिक कितना भारी है। जो नाभिक है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका मास लगभग प्रोटॉनों के बराबर होता है
कि नाभिक के आकार को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाभिक के आकार को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक डिस्टेंस दिखाई, r0 त्रिज्या का क्या है मेरा नाभिक है। तो r0 त्रिज्या को कैलकुलेट करने के लिए क्या कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल m मास का कोई m पार्टिकल है जो v वेग से यदि गति कर रहा है और इसकी तरफ पहुंचा कर रहे हैं, नाभिक की तरफ गति कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है 1/2 mv²। ये पार्टिकल तब तक गति करता रहता है जब तक कि धन आवेशित गोले का प्रतिकर्षण बल ना लगना चाहिए। तो ये पार्टिकल तब तक गति रहेगा तब तक इसकी गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अर्थात नाभिक का आकार बताने के लिए कि जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, वह नाभिक के आकार अर्थात नाभिक कितना बड़ा है, नाभिक की कितनी त्रिज्या है, उसको रिप्रेजेंटेशन करता है। नाभिक की काइनेटिक एनर्जी m मास का पार्टिकल था, v वेग से गति कर रहा था, तो उसकी गति की ऊर्जा 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी धनावेशित गोला हीलियम का है, तो इसकी जो करंट के जेड उसका प्रोटॉन संख्या 2e² आवेश के जेड ई बटे ये इनटू r², कौन सी थी r0। तो जहां पर k एक नियतांक है जिसकी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर। यहां से हम कैलकुलेशन करके r0 नाभिक की त्रिज्या निकाल सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या नाभिक कितना बड़ा है। ये हमें निकालने की ज्यादा इस रिलेटेड टू टॉपिक से ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नाभिक की त्रिज्या r कितनी है वो बता सकते हैं। अब मैंने बताया था कि नाभिक है जिसकी x नाभिक बताया z और a, इसमें z प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और x कोई भी एलिमेंट होता है और a उसकी द्रव्यमान संख्या। यदि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हैं तो द्रव्यमान संख्या में से यदि मैं प्रोटॉनों की संख्या घटा देता हूं तो वहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। यदि मैं नाभिक की स्थायित्व की बात करूं, नाभिक का स्थायी है या नाभिक अस्थायी है, तो नाभिक और अस्थायी के बारे में डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। शुरुआत के एलिमेंट और सारणी में हम देखते हैं कि शुरुआत में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर आती है, तो लगभग 20 परमाणु भार संख्या है 30 तक लगभग स्थायी एलिमेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, नाभिक में अस्थायित्व का गुण आ जाता है। जब नाभिक अस्थायी होता है तो वह नाभिक विघटित होकर यानी डीके प्रोसेसन के द्वारा नया एलिमेंट बना लेता है। तब जब नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात जब नाभिक में n इज ग्रेटर देन और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह नाभिक अस्थायी नाभिक कहलाता है। जैसे इनके लिए अस्थायी नाभिकों के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो सभी अस्थायी तत्व होते हैं और अपनी ऊर्जा डीके प्रोसेस के द्वारा, जैसे मैं बाणवीय यूरेनियम 238 इस एलिमेंट की बात करता हूं, बाणवीय यूरेनियम 238 जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 92 है बट न्यूट्रॉनों की संख्या 238 माइनस 90, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इसमें बाणवीय यूरेनियम 238 है, वो विघटित होकर प्रोसेसिंग के द्वारा नया एलिमेंट बना लेता है। अब हम नाभिक के आकार इसके द्वारा निकाल सकते हैं। नाभिक में कितने, इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, 10,000 में एक पार्टिकल ऐसा मिला जो वापस आया, इसी को हमने नाभिक कहा। अब हम पढ़ेंगे कि नाभिक के प्रकार क्या क्या होते हैं, कि नाभिक के बारे में कि नाभिक कौन कौन से प्रकार का होता है। हम बात करेंगे नाभिक के प्रकार। जो नाभिक के प्रकार होते हैं उसमें मैं सबसे पहले कहूंगा कि एक नंबर 1 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स, यानी समस्थानिक वे नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी जेड, प्रोटॉनों की संख्या जेड समान परंतु द्रव्यमान संख्या ए वह
द्रव्यमान संख्या एक क्या होती है, भिन्न। ऐसे नाभिक समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे मैं इसको उदाहरण ले रहा हूं, प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए परंतु द्रव्यमान संख्या एक भिन्न होनी चाहिए। जब द्रव्यमान संख्या एक भिन्न होगी तो डेफिनेटली न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। जैसे इसका मैं उदाहरण देता हूं एग्जांपल कि हाइड्रोजन 1H1 एंड 1H2 एंड 1H3, हाइड्रोजन के ये क्या है, आइसोटोप्स है, 1H1 1H2 एंड 1H3। देखो हाइड्रोजन प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर 1, द्रव्यमान संख्या 1, ये 1H1। लेकिन इन दोनों एलिमेंटों को देखेंगे 1H1 2H1 में कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न 1 और द्रव्यमान संख्या 2, परंतु प्रोटॉनों की संख्या 1 1, यानी दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या एक भिन्न भिन्न है, तो डेफिनेटली न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। 1H2 1H3 में देखो प्रोटॉनों की संख्या 1 1 समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1H2 में 2 है और 1H3 में 3 है। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे 2H3 हीलियम का ले लो, 2H3 एंड 2H4, प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर 2, दोनों में प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर 2 यानी समान, परंतु द्रव्यमान संख्या 3 और 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, 2H3 में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्थानिक वो नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरे एलिमेंट या दूसरे नाभिक की बात करते हैं समभारी। समभारी का मतलब आइसोबार। वे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या 1 समान होती है, वे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या 1 समान होती है, वे प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। वे प्रोटॉनों की संख्या यानी Z का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समभारी यानी आइसोबार समस्थानिक आइसोबार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या करना है, हमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न करनी है और द्रव्यमान संख्या में क्या करनी है, एक समान करनी है। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे 1H3 एंड 2H3, 1H3 एंड 2H3 क्या बोला, ए समान, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या 3 3 समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या यानी Z भिन्न भिन्न, तो डेफिनेटली न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न। तो ऐसे तत्व है जो ऐसे नाभिक हैं वो क्या कहलाते हैं, समभारी नाभिक कहलाते हैं। तीसरे जो नाभिक का प्रकार होता है वो होता है समन्यूट्रॉनिक। कौन सा होता है, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक वे नाभिक होते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में हम देखेंगे कि समन्यूट्रॉनिक वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, नाम से कहते हैं समन्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान कब आएगी, जब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटाएंगे। जब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आएगी, समान है। जैसे मैं इसको उदाहरण देखो, 4 बेरिलियम 9 एंड 5 बोरॉन 10, 4 बेरिलियम 9 एंड 5 बोरॉन 10। देखो बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या है 4, बोरॉन में प्रोटॉनों की संख्या है 5, परमाणु भार इसका 9, इसका 10। लेकिन जब अंतर लगाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, बेरिलियम में 5 और बोरॉन में भी 5, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और उदाहरण ले लो, जैसे कार्बन 6 13 एंड नाइट्रोजन 7 14।
न्यूट्रॉनों की संख्या 7 माइनस 14 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 7। तो इस तरह सम न्यूट्रॉनिक हमने नाभिक के प्रकार पढ़ा, समस्थानिक पढ़ा, यानी जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। उदाहरण 1s2 1h3 2s 3 बनेगा 2he4 देगा। आइसोबार यानी समबारिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो डेफिनेटली न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न। उसके बाद सब इलेक्ट्रॉनिक यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो डेफिनेटली न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे उदाहरण देगा 4 बेरिलियम 9 एंड 5 बोरॉन 10। एक नाभिक का प्रकार और होता है, अब हम उसको बोल देते हैं प्रतिबिंब नाभिक, मिरर न्यूक्लियर। उसको मैं भी जैसे मैं प्रतिबिंब न्यूक्लियर के बारे में बात करूं, प्रतिबिंब नाभिक यानी मिरर न्यूक्लियर, यानी मैं मान लेता हूं कोई मेरा एक नाभिक x है और कोई मेरा दूसरा नाभिक y। डेफिनेटली प्रोटॉनों की संख्या z, द्रव्यमान संख्या a, प्रोटॉनों की संख्या z, द्रव्यमान संख्या a। तो दोनों में अंतर क्या है कि एक नाभिक z है तो दूसरे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, z+1। यानी दोनों नाभिकों के प्रोटॉनों की संख्या में अंतर कितना होना चाहिए, एक बार। जब दोनों नाभिकों में यदि मैं दोनों नाभिकों में अंतर निकालूंगा तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या है एक, प्रोटॉनों की संख्या है z और उसमें प्रोटॉनों की संख्या है अपना z+1। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखता हूं, उदाहरण के लिए 1h3 एंड 2he3, 1h3 एंड 2he3। देखो प्रोटॉनों की संख्या इसमें एक, प्रोटॉनों की संख्या 2, यानी प्रोटॉनों की संख्या का अंतर कितना है, 1। और द्रव्यमान संख्या भी क्या है, समान। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या यानी z बराबर 1 और दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या z बराबर 1, न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर 1। अब n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि पहले नाभिक में यानी एक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी एक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब प्रतिबिंब न्यूक्लियर में क्या होता है, जब द्रव्यमान संख्या समान होगी तो डेफिनेटली न्यूट्रॉनों की संख्या समान करने के लिए दूसरे न्यूक्लियर में हमें प्रोटॉनों की संख्या में +1 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरे रूप में कहें इस नाभिक के सापेक्ष यदि मैं इस नाभिक के सापेक्ष तो इस नाभिक में कहूंगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पहले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब न्यूट्रॉनों की संख्या तभी बराबर होती आ सकती है क्योंकि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो समान है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तभी बराबर हो सकती है जब एक न्यूक्लियर में क्या प्रोटॉनों का क्या हो, अंतर हो। तो ऐसे न्यूक्लियर को हम प्रतिबिंब न्यूक्लियर कहते हैं। तो हमने आज के इस चैप्टर में नाभिक के बारे में पढ़ा, नाभिक की परिभाषा देखी, नाभिक की निकटतम दूरी कितनी है, नाभिक की त्रिज्या, जो नाभिक की त्रिज्या मानी गई है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर मानी गई, जो जिसको हम अभी हमने किया था r0 निकाला था कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के जब बराबर हो जाती है तो पार्टिकल क्या हो जाता है, वापस रुक के वापस लौट जाता है। तो r0 10⁻⁻15 मीटर को 1 करके के द्वारा भी दिया गया है। अब हम नाभिक के आकार में पढ़ लिया, अब हम नाभिक के आकार के बाद कि नाभिक कितना बड़ा है r0 इसको फाइंड आउट करेंगे कि नाभिक का आकार कितना है, कि कैसे कि हाइड्रोजन नाभिक का आकार क्या है और भी एलिमेंट देखो जैसे बांडी मैंने 238 देने को उदाहरण, उसका भी आकार क्या है। यानी आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका हम आकार निकाल सकते हैं, उनका हम आयतन भी निकाल सकते हैं। तो आकार निकाल दिया, अब हम इनके त्रिज्या क्या करेंगे कि हाइड्रोजन की कितनी त्रिज्या है, बेरिलियम की कितनी त्रिज्या है, कार्बन की कितनी त्रिज्या है और नाइट्रोजन की कितनी